नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनीता भास्कर और मैं हूं हर्षिता मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर एसी इन द जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट। और आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। हाँ जी दोस्तों, और आज हमारे स्टूडियो में, हमारे विश्वविद्यालय में हर्षिता एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम होने जा रहा है। जी बिल्कुल मैम। संगीत का कार्यक्रम, जो संगीत हमारी रूह को भी, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक तरह से सुकून देता है। तो इस तरह का एक खूबसूरत कार्यक्रम है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। प्रातिज्ञ इस कार्यक्रम का नाम है, और बड़ी खूबसूरत अवधारणा है प्रातिज्ञ की कि जो कलाकार हैं उनके जीवन के संघर्षों को भी हम जानें, तो उसमें व्याख्यान उन कलाकारों के होते हैं। और आज इसी कड़ी में बहुत सारे मेहमान हमारे आज विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, और उन्हीं में से एक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, एक बहुत ही मकबूल नाम है डॉक्टर पूर्णिमा पांडे। आप देश की जानी मानी नृत्यांगना हैं और हमारे बीच में हैं। उत्तराखंड से आप वास्ता रखती हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी तो दोस्तों, पूर्णिमा पांडे जी बहुत ही चिर परिचित नाम है संगीत की दुनिया का। आप भातखंडे लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली कुलपति रही हैं। उसके बाद जो एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है संगीत का, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी आप कुलपति रही हैं। और आपके पढ़ाए, आपके सिखाए बच्चे या स्टूडेंट जो साधक हैं वो पूरे देश दुनिया में अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और कई सारे अवार्ड आपको तमाम सारे संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा दिए गए हैं समय समय पर। और आपने न केवल नृत्य को जिया है हर्षिता, बल्कि अकादमिक रूप से, सांस्थानिक रूप से इनको स्टैब्लिश करने का भी एक बड़ा काम किया है। जैसे भातखंडे की पहली कुलपति रही हैं, और भातखंडे विश्वविद्यालय कैसा हो, क्या हो, उसकी शुरुआती योजनाकारों में भी मैम रही हैं। मैम मैं सही हूँ क्या? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हर्षिता, सबसे पहले हम लोग मैम की थोड़ा जर्नी को समझते हैं ना, कि मैम कैसे आप उत्तराखंड में 8 साल की थी तब यहाँ से आप चल दी थी। उस समय तो महिलाओं का नृत्य में जाना मतलब बहुत ही दुर्लभ सी बात है ना, वो स्वीकारिता नहीं हुआ करती थी। मैम तो कैसे आपका नृत्य की दिशा में जाना हुआ? क्या बहुत आसान थी आपकी यात्रा? जी नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मेरी पैदाइश 1946 की है, और जाहिर है कि 8-10 साल की उम्र तक 1955-54 हो गया होगा। तो उस समय जो उत्तराखंड की स्थिति थी, गाना बजाना जो था बहुत एक अनिवार्य अंग तो था समाज में। हर घर में कीर्तन और छोटे बच्चों का नाचना बड़ा अच्छा लगता था। आज भी देखिए आप, बच्चा नाचे गाए तो बड़ा, माता पिता को बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की ये कह दे कि मैं तो नृत्य को अपना करियर बनाऊंगी या उसमें आगे बढ़ना चाहे, तो फिर माता पिता की ओर से भी ब्रेक लग जाता है, और समाज का तो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो जाती है कि नाचना गाना तो कुछ गलत ही काम है। ये अवधारणा उस समय थी। और मैं जब छोटी थी तो मुझे ये सब बातें तो पता नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मुझे बहुत लुभाता था, बहुत मेरे जीवन में बहुत रंग भरता था। और जो यहाँ उस समय मोहन उप्रेती जी का एक लोक कलाकार साहब बहुत मशहूर था, जहाँ कार्यक्रम होते रहते थे इधर उधर। और आपने सुना होगा यहाँ उदय शंकर जी ने भी एक सिमतोला में खोला था एक सेंटर, जो कि बहुत दिन चला नहीं, इसी वजह से कि समाज में नृत्य को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और बहुत निखद्द चीज समझी जाती थी उस समय कोई। बिल्कुल मैम, जब आप यहाँ से निकल चुके थे, वो क्या मोहन प्रीति जी का दौर ही था? जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी हाँ। नईमा खान और ये सब जी जी जी, उन सबको मैंने कई बार देखा है, और वो सब मेरी प्रेरणा रहे हैं। उदय शंकर जी को भी आपने देखा? नहीं, उदय शंकर जी को देखने का अवसर नहीं मिला। अच्छा। उनका सेंटर तब बंद हो चुका था जब मैं छोटी ही थी, और मुझे वस्तुतः पढ़ाई के लिए भेजा गया था बाहर, और लखनऊ में गई थी लगभग 8 वर्ष की उम्र में। अच्छा, अल्मोड़ा में आप जन्मी, और वहीं की एकदम लोकल जिजाड़ जी 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 हाँ, अल्मोड़ा में जन्मी। और इनिशियल जो क्लास 1, 2 नर्सरी और
प्राइमरी की थोड़ी पढ़ाई मेरी यहाँ एडम्स स्कूल में हुई थी अच्छा, लंदन एडम्स में। में, अच्छा। तो मैम अल्मोड़ा वैसे भी हर्षिता बड़ी सांस्कृतिक नगरी के तौर पे जाना जाता है, और मोहन प्रीति, विजयलाल साहब, इन लोगों के जी लिए जी, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत बड़े तो काम किए। और उसका क्या एक असर था आपके उसमें कि वो सांस्कृतिक जो जीवन रहा अल्मोड़े का? थोड़ा बहुत नहीं, हाँ, कहा गया। बहुत ओह, बहुत गहरा असर मोहनदा का, और ये विजयलाल शाह जी, और एक जगमोहन शाह जी होते थे जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे लेकिन संगीत प्रेमी थे। और एक मोहन मासाब होते थे जिनका संगीत कॉलेज अच्छा, था। तो ये लोग सब मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। जब भी मैं छुट्टियों में लखनऊ से यहाँ आती थी और गर्मी की छुट्टियों में आती थी, उन दिनों वह यहाँ अल्मोड़ा फेस्टिवल हुआ करता था, और उस अल्मोड़ा फेस्टिवल में किसी ना किसी तरह ये लोग प्रयास करके मुझसे कहते थे तुम डांस करोगी। अच्छा। और मैं इतनी छोटी थी कि मुझे तब परफॉर्मेंस करने का कुछ तमीज ही नहीं था, लेकिन वो लोग घर पे आके कि भाई दिखाओ मुझे क्या क्या सीखा है। और एक तारी माँ साहब भी होते थे, अच्छा, एडम्स में म्यूजिक टीचर थे। तो ये लोग सब हमारे मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा के स्वरूप रहे, और मुझे प्रोत्साहित करते थे कि कुछ ना कुछ दिखाओ। और कभी वो गाने भी बैठ जाते थे कि चलो इस गाने पर तुम भाव दिखाओ। और इस तरह से फिर एक दफ़ा बिरजू महाराज जी का आना हुआ मेरे घर पे। अच्छा, तो वो यहाँ आए थे फेस्टिवल में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने, लेकिन बोले मैं यहाँ नहीं, जंगल में नहीं रहूँगा, तुम्हारे यहाँ रहूँगा। उनका व्यवस्था की गई थी डीएम के घर पे रहने की, लेकिन अकेला वो महसूस करते थे, तो बोले नहीं मैं तुम्हारे घर पे रहूँगा। तो वो मेरे घर पे रहे थे। तो इस तरह से जब महाराज जी आए तो ये सभी लोग जो संगीत प्रेमी थे मेरे घर में महफिल जम जाती थी। तो मेरा इंक्लिनेशन शायद मेरे घर के परिवार के लोगों को भी दिखा, और समाज में इन लोगों का बहुत योगदान था मुझे कथक नृत्य के प्रति समर्पित होने का। हर्षिता देखिए, तो ये जो इकोसिस्टम जो होता है ना, वो कितना काम करता है ना, कई पीढ़ियों को, कई लोगों के भीतर वो छाप छोड़ देता है। तो उस तरह की छाप इन लोगों ने आपके भीतर छोड़ी जी है। जी जी जी। तो मैम नृत्य फिर एकदम कब शुरू किया? मतलब पढ़ाई तो औपचारिक 12वीं तक की पूरी की ही होगी, उसके साथ साथ में क्या ये शुरुआत हुई थी? नृत्य की शुरुआत हुई जब मैं पढ़ने गई लखनऊ में। तो मेरे मेरे भाई साहब के साथ रहती थी, वो मेरे पिता तुल्य ही थे, इतने बड़े थे मेरे से। तो उन्होंने सुना कि वहाँ भातखंडे नहीं, तब मैरिस म्यूजिक कॉलेज हुआ करता था। वो मैरिस म्यूजिक
पर है, तो उनको उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया। और तो शादी के बाद भी वो सपोर्ट मिलता रहा? शादी के लिए बहुत अड़चने आई। जहाँ भी शादी तय होती थी तो माता पिता को ये संदेश मिलता था कि डांस इनका छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो डांस ऐसी की शर्तें भी बात रखी गई? वहीं अटक जाती थी। हाँ। लेकिन मैं देखिए, मैं ये आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि बहुत बहुत सौभाग्य मेरा, ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मुझे ससुराल भी ऐसा मिला जो बिल्कुल संगीत प्रेमी। मेरी नंदें सब शास्त्रीय संगीत सीखी हुई थी, अच्छा। और मेरी सास को नृत्य का बड़ा शौक था। वाह। तो उनको जब पता चला कि बहू तो मेरी डांस करती है, तो बहुत प्रसन्न मेरे ससुर को रोज शाम को ये अच्छा लगता था कि सारे परिवार बैठ के गाना बजाना थोड़ा करें, और महफिल लगती थी हमारे यहाँ। तो मेरे पास संदेश आ गया था जब उनको पता ही था कि मैं नृत्यांगना हूँ, और नृत्य के क्षेत्र में ही मैं उस समय नौकरी भी कर रही थी भातखंडे संगीत महाविद्यालय में। शिक्षिका? तब महाविद्यालय था वो। अच्छा। और मैरिज म्यूजिक कॉलेज से भातखंडे महाविद्यालय हो गया था, जो कि सरकारी नौकरी। और वो ज़माना आ गया था कि लोगों को नौकरी वाली लड़की चाहिए होती थी ज़्यादातर। शादी भी लोग चाहते थे कि नौकरी वाली हो लड़की, और सरकारी नौकरी हो तो कहना ही क्या। 60 और 70 का दशक शायद वो रहा होगा ना? जी, 70 की बात कर रही हूँ। 60 में तो मैं पढ़ ही रही थी, 60 वाले दशक में। 70 में मैं 71 72 में जॉब में आ गई थी। तो इस यहाँ जहाँ मेरा भाग्य मुझे ले जा रहा था, तो मैं ससुराल के सभी लोगों को संगीत से प्रेम था, और अथाह प्रेम था। तो बल्कि मेरे पास मैसेज आ गया था कि मैंने डांस करना होगा तो अपना डांस का सारा सामान लेके आऊँ। अच्छा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस ज़माने में जबकि हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में बहुत रूढ़िवादिता थी, बहुत कंजर्वेटिव मानी जाती थी पहाड़ी फैमिली। तो मुझे रिसेप्शन के दिन पूरे परिवार को इकट्ठा करके डांस कराया गया स्टेज पर, वहीं पर घर ही पे सब स्टेज पे था। अच्छा। तो अब नई बहू घूंघट तो लेती है, तो उतनी देर के लिए घूंघट सब गायब। और क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना रिकॉर्डेड म्यूजिक लेकर विदेश हो आई थी, तब तक रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा, तब तक विदेश हो आए थे? जी हाँ, 71 में मेरा पहला भारत का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। ये मैम सूरी और गयाना में? नहीं, ये गया था कनाडा में। अच्छा। तब मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने यहाँ से, हिंदुस्तान से 10 लोग भेजे गए थे, उसमें मैं एक थी नृत्यांगना। तो फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक था, सब था, तो थोड़ा देर हमारा नृत्य का कार्यक्रम रिसेप्शन के बाद हुआ। तो अभी तो खैर चलन में है कि रिसेप्शन में डांस तो दुल्हन को करना ही होता है। हाँ, लेकिन वो डांस और शास्त्रीय नृत्य एज अ परफॉर्मेंस करना, दोनों में बहुत अंतर है ना। ये तो एक रिचुअल तो पहले भी था। देखिए, शादी ब्याह में बहू तो डांस करती थी, वो रिचुअल पहले भी था, आज भी है। लेकिन वो रिचुअल और इस परफॉर्मेंस में बहुत अंतर है। और मतलब इतना अप्रिशिएट करके एक नृत्यांगना के रूप में बहू एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्य समझती हूँ। समाज ने उसको कैसे लिया, अप्रिशिएट ही किया होगा? देखिए, ऐसा होता है, समाज को तो लेना देना कुछ होता नहीं है। जिनको आलोचना करने की आदत होती है, वो तो हर चीज में आलोचना ही करेंगे। लेकिन मुझे समाज से बहुत दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मुझे समाज से भी बहुत प्रोत्साहन भी मिला। और मेरे जीवन में कई लोग ऐसे आए जिनकी छोटी सी बात भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव कर डाली, और मैंने बहुत अच्छा किया। जैसे मैं जॉब करती थी, तो मेरे जो अधिकारी लोग थे वो भी मेरे काम को अप्रिशिएट करते थे। क्योंकि एक तो ये है ना, मैं आपको बताऊं कि कला के साथ भी आप बेईमानी नहीं कर सकते। आपको एक निर्मल मन से शुद्ध आचरण
तो ये जो बंजारे होते थे इन्वेजन्स के टाइम में, यही अपना पूरा कुनबा लेके सब कुछ लेके आगे चले और फिर खैबर दर्रे के माध्यम से गए, कहीं दूसरे दर्रे से गए, निकल के कोई स्पेन में रुक गए, कोई रोम में रुक गए, कहीं कहीं रुकते गए। और ये जो इनका जो थोड़ा इसमें से होता हो, कोई कोई कथक भी फैमिली के होते होंगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी हिस्ट्री में जब मैंने झांका तो मुझे ये सब मिला कि ये सब जो स्पेनिश डांस कर रहे हैं, फ्लेमेंको कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री, जैसे हमारे कथक के बारे में आज कहा जाता है कि कथा करे सो कथक कहाए, तो कथा से हमारा कथक का उद्भव हुआ है। और उसके बाद ये रास और मथुरा वृंदावन सब जगह से होते 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 कहाँ गया। फ्लेमेंको भी इसी तरह से, यही स्टोरी टेलिंग उतनी नहीं है, लेकिन एक पार्ट है, उसका पक्ष है। तो यही लोग जो बंजारे थे इसको लेके गए और जगह जगह जब रुकते गए तो स्पेन में जाकर जब फाइनली जो लॉट वहाँ पहुँचा, वहाँ इस डांस को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसका रूपांतर होता गया और आज फ्लेमेंको के रूप में प्रसिद्ध है। तब मुझे इसने बहुत प्रभावित किया और इत्तेफाक से उसके बाद मेरी एक शिष्या जर्मनी से आई यहाँ सीखने मेरे से, कहीं नाम सुना होगा उसने, विदेशी जर्मन लेडी, वो भी फ्लेमेंको डांसर थी। और वो कथक से इतना प्रभावित थी कि फिर मुझसे कथक सीखने यहाँ आई। तो वो भी यही बताती थी कि ये इतना नजदीक है, तो इसलिए मुझे ये सब दिमाग में तो था ही। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स किए उस डांसर के साथ। जब मैं जर्मनी गई थी, दूसरा ट्रिप था, तो ये हम लोगों ने प्लान किया, हमारे ऑर्गेनाइजर ने मेनली प्लान किया और हमारा 1-2 सेशंस रखे हमने आपस में मिलके और प्रोजेक्ट किया फ्लेमेंको कथक पर। तो करते 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 दिमाग में तो सब था ही। और जब लौट के आई तो मेरी स्टूडेंट्स पीएचडी करने जा रही थी। मैंने पीएचडी का कभी सोचा भी नहीं था करूँगी, लेकिन जब स्टूडेंट्स करने गई तो मुझे लगा कि चलो मेरे दिमाग में तो कुछ है ही है, मैं भी कुछ जो भी मैंने अर्जित किया है, जो भी मेरे अनुभव है, उसको क्यों ना मैं समाज के लिए कुछ करके देखूं। तो इसलिए पीएचडी करने की इच्छा जागृत हुई। और वो क्योंकि सारा काम तो किया हुआ था मेरा और मस्तिष्क में सब था ही, केवल लिखने पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जब मैं मेरी गयाना की पोस्टिंग पे गई तो मेरा परिवार नहीं गया मेरे साथ। पढ़ाने के लिए गई मैम? जी आईसीसी, सॉरी आपको ये बात, ये हमारा पक्ष रह गया। हाँ, ये हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि हर्षिता, जो गयाना, सूरीनाम, जो इस तरह के जो देश हैं, वहाँ पे भारतीय लोग एक समय में मजदूरी करने के लिए, हम कहें ना, जी बॉन्डेड लेबरर्स के रूप में गए थे। लेकिन आज वो भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदी भाषा को लेकर बहुत बढ़िया काम वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। सांस्कृतिक संबंध परिषद जो ICCR है, वो बड़ा अच्छा काम करता है कि हम उस हिंदी को, उस संस्कृति का आदान प्रदान कर सकें। जी सांस्कृतिक तो ICCR के थ्रू आप वहाँ पे पढ़ाने के लिए? जी हाँ, ICCR ने मुझे 1983 में भेजा था सूरीनाम। 83 में? अच्छा। सूरीनाम भेजा था और 1998 में भेजा था गयाना दोबारा। तो सूरीनाम में भी बहुत ही जो हमसे 2 जनरेशन पहले के लोग जब गए थे वहाँ पे, तो उन्हीं की संतानें थी जिनको, जो अभी भी भारत को समझते थे कितना पिछड़ा हुआ है। वो तभी की बातें करते थे जो उनके दादा दादी ने उनको बताई थी। और उनका कॉन्सेप्ट भी ये था। मैं आपको 2 एक अनुभव बताऊंगी, ये आपको अच्छा लगेगा सुन के, और हमारे श्रोता गण, दर्शक गण भी, उनको अच्छा लगेगा। तो मैं जब वहाँ गई तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि लोग बताते थे कि अरे यहाँ तो बहुत गंदा समझते हैं नाच को, है ना। लेकिन धीरे धीरे बदल रहा था समाज। तो वहाँ जब सिखाने गई तो जब एडमिशन के लिए आती थी कोई महिलाएं अपने बच्चे को लेके, हमारी लड़की को डांस सिखाओगे? तो हमने कहा हाँ। तो बोली लेकिन आप कभी स्टेज पे नाचने को तो नहीं कहोगे? यूँ उनको ये डर था कि ये नाचने ना लगे लड़की मेरी, सीखना चाहती थी। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों हम तो नहीं कहेंगे अगर आप मना करेंगी तो, लेकिन ये तो देखने की चीज है। बच्चा जब सीखता है तो उसको मन करता है कि कोई देखे, तो वो खुद ही कहेगी कि मैं नाचूंगी स्टेज पर, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो कहने लगी नहीं हमारी बच्ची तो स्टेज पे नहीं नचाएंगे हम। तो क्या कहते थे, एक शब्द यूज करते थे वो,
वैश्या के लिए कि शार्लेटन। ये तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, पतुरिया का काम है, अच्छा। नाचना तो पतुरिया का काम है। ये देसी शब्द है कुछ ना। हाँ, गांव गांव का, पहले पुराने जमाने का। तो अब उनके आजा जी ने यही बताया होगा, जो आजा आजी कहते थे दादा दादी को। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो कला है, आपको देखो, सीखेगी तो खुद ही आपको अच्छा लगेगा। खैर उन्होंने सिखवाया, छोटी बच्ची थी, अब दो साल जब सीख लिया, कुछ कर लिया, तो हमने एक वहाँ प्रस्तुति थी, कैंसर सोसाइटी के लिए प्रस्तुति करनी थी, हाई कमिश्नर ने प्लान किया था। तो पुष्प वाटिका सीन दिखाया। आपको पता होगा जब राम और सीता पहली बार देखते हैं अच्छा। एक दूसरे को, तो उस बगिया में देखा, तो वो बगिया मैंने रियलिस्टिक बगिया बनाई थी मंच पर। अच्छा। तो उसी लड़की ने भी सीता का रोल किया, बहुत अच्छा नृत्य अच्छा। नाटिका हुई थी। और उसके बाद वो महिला आई मेरे पास, उसकी मम्मी नानी थी, नानी या दादी अच्छा, कोई थी। अच्छा। तो वो आंसू लेके ओह। आई, कहने लगी आपने तो मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, और मैं तो नृत्य को कुछ और ही समझती थी, क्या बात है। है ना। तो ये देखिए छोटी सी बात है, लेकिन पूरा उनका जीवन का कॉन्सेप्ट ही बदल गया नृत्य के प्रति। क्या बात है। तो तो जो मिथक भ्रम उनके जी, दिमागों अब तो में मैं थे, ये आपको बता रही थी कि जब मैं गयाना पोस्टिंग पे गई थी, तो मेरे पास मेरी फैमिली नहीं गई थी, मेरे पास समय ही समय था। ओके। समय का मतलब क्लासेस करने के बाद और प्रचार प्रसार में हमारे लेक्चर्स वगैरह होते थे, वो देने के बाद मैं अकेले रात को बैठूं, अब घर पे क्या करूं, तो वो उस टाइम पे मैंने वो जो पूरा काम मेरा दिमाग में था फ्लेमेंको का, उसको मैंने पीएचडी के थीसिस के रूप में अच्छा। तैयार किया। अच्छा। तो इस इन तरह से किताबें भी लिखी हैं क्या आपने? तो मैं अभी बता रही हूँ, पहले ये बात अच्छा, पूरी कर लूँ। बिल्कुल। तो आप जो कह रही थी कि गृहस्थी कैसे चली, बच्चे कैसे चले, तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति कैसे क्या बात है। करनी है, इस तरह से मेरी थीसिस हुई। वरना तो आदमी थीसिस में ही लगा रहता है, पढ़ता ही रहता है आजकल के। मैंने आई थिंक हर्षिता, हम दोनों ही रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो ये बात हमें भी ध्यान देनी है, और जो सुन रहे हैं हमारे तमाम लोग। मैंने एट द एज ऑफ 55, हाँ। जब मैं 55 इयर्स की थी, उसके बाद मैंने पीएचडी करी है। ओह, वाह। और ये सब काम किया हुआ था अपने पास, दिमाग में था और फिजिकली किया हुआ था। तो एक्सपीरियंस अब था, केवल लिखने का समय नहीं होता था, और वो समय का सदुपयोग जब मैं अकेले रही परिवार से जी। वहाँ रुक के। कितने साल रही मैम वहाँ पे? मैं 3 साल सुरीनाम में रही, और 3 तीन साल साल लगभग 3 साल पूरा नहीं किया था, जल्दी आ गई थी। यहाँ बच्चों के कुछ एग्जाम्स वगैरह थे, तो अच्छा। जल्दी आना पड़ा जी। था। तो वही आपसे बता रही हूँ ना, मैनेजमेंट, अब एग्जाम है तो आना ही पड़ेगा ना। तो जी। तब तो तक हाँ, वहाँ पहले टाइम से बता दिया था, तो फिर दूसरा टीचर चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैम की जिंदगी के अनुभव इतने हैं, पर हमारी समय सीमाएं हमें जी, कई बार बिल्कुल। जवाब दे जाती हैं। मुझे लगता है मैम, भातखंडे जो बना विश्वविद्यालय, और भातखंडे ने जो कला को घरानों से लेकर आम जनता के बीच में पहुंचाया, जी। उसमें शुरुआती योजनाकारों में आपका नाम गिना जाता है। थोड़ा बताएं कि कैसे सिलसिला शुरू हुआ ना, देश भर में भातखंडे बने, आज बहुत सारे बच्चे वहाँ से नृत्य सीखते हैं। जी, तो जी, कैसे जी। एक कला के केंद्र के रूप में बने, और कैसे उनका लाभ समाज को मिला? देखिए, जो भातखंडे एक नाम ऐसा है जैसे राष्ट्र के किसी का आयोजन में समझिए महात्मा गांधी, ऐसे संगीत जगत में भातखंडे एक ऐसा नाम है। तो भातखंडे बहुत जी ही के नाम पूजनीय से नाम। जी जी। तो लेकिन भातखंडे जो लखनऊ का विश्वविद्यालय है, वो एक ही अपने स्वरूप का एक ही है, और इसका स्थापना हुई थी 1926 में। जो भातखंडे जी थे बहुत विद्वान संगीतज्ञ थे, गायक नहीं थे, लेकिन पेशे से एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने संगीत के महत्व को समझा, और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों से संग्रह करके कई संगीत की किताबें लिखी, और संगीत के क्षेत्र में जगह जगह जाके बहुत जहाँ प्रॉपर सहयोग जिसका चाहिए था, उसका सहयोग लेके एक संगीत का विद्यालय स्थापना करने का प्रयास किया था। तो 1926 में लखनऊ में एक छोटा सा विद्यालय संगीत का उन्होंने स्थापित करवाया, खुद नहीं किया था। अच्छा। जो लोकल लोग थे, जिसमें राय उमानाथ बली थे,
एक और उन्हीं परिवार के बली राय राजेश्वर बली थे, जी। और कई जो शासक प्रशासक थे, संपूर्णानंद जी का भी उसमें सहयोग हुआ। उस समय जो भी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन सब के सहयोग से एक छोटा सा विद्यालय स्थापना किया, जिसका नाम मैरिस म्यूजिक कॉलेज रखा गया, क्योंकि मैरिस लॉर्ड मैरिस उस समय गवर्नर थे, अच्छा। तो उनके नाम से रखा गया। ओके। और लगभग 56-57 शायद 65 तक ये मैरिस म्यूजिक कॉलेज के नाम से ही चलता रहा। मैंने भी मैरिस म्यूजिक कॉलेज में ही एडमिशन पढ़ाया। लिया था सबसे पहले। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो प्राइवेट संस्था है, तो और इसकी महत्व को समझा, तो यूपी गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करके कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ले लिया। साथ ही साथ पैरेलल इसके एक प्राइवेट बॉडी की स्थापना हुई, भातखंडे संगीत विद्यापीठ। अच्छा। वो विद्यापीठ एग्जामिनेशन बॉडी था इसका, अच्छा। लेकिन इस विद्यालय में टीचिंग से कोई मतलब नहीं था उसका, तो दोनों का अलग अलग प्रशासन था। तो राय उमानाथ बली द्वारा ये प्राइवेट बॉडी स्थापित करी गई, अच्छा। विद्यापीठ। ओके। तो वो भातखंडे विद्यापीठ है, और ये मैरिस म्यूजिक कॉलेज अब भातखंडे संगीत विद्यालय हो गया। फिर विश्वविद्यालय बनने की कहानी कैसी रही? विश्वविद्यालय बना है ये जब 2001 में। 2000 हाँ 2000 और 2001 में पूरी प्रोसेस हुई। उस समय तब तक मैं उससे पहले वहाँ पर शिक्षक रही, उसके बाद प्रधानाचार्य हो गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हो गई। अच्छा। तो जब मैं प्रधानाचार्य थी तब सडनली प्रशासन में ये चर्चा हुई, तब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और जो उत्तराखंड के आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी संस्कृति मंत्री थे हमारे यहाँ, मैं प्रधानाचार्य थी। तो ये बात उठी कि एक प्राइवेट बॉडी इसके एग्जाम ले रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भातखंडे विद्यालय जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसको अपने में ये, क्योंकि अपना एक अलग किस्म का विद्यालय है, संगीत की जो शिक्षा देता है, तो उस टाइम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से भी एक चल रहा था कि जो अलग किस्म के विद्यालय, जो संस्थाएं हैं जो अलग एक शिक्षा देती हैं और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तभी ये हुआ कि ये तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है, ये तो लाजवाब चीज़ है संगीत के क्षेत्र में, और इसको यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। तब निशंक जी, अटल जी के प्रयास से भातखंडे विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रयास शुरू हुए। और मैं तो एक अदना सी कार्यकर्ता थी, सिपाही समझ लीजिए। तो फाइलें मूव करना और यूजीसी जाना, ये सब हमारा काम था, जो आदेश होता था। तो मैम जो ये अलग अलग शहरों में जो भातखंडे महाविद्यालय हैं, जी, तो ये क्या इसकी ब्रांच है? ना ये यूनिवर्सिटी की ब्रांच नहीं है, क्योंकि भातखंडे संस्थान जो यूनिवर्सिटी बना था उसको तो ये छूट ही नहीं मिली थी कि वो अपने यूनिट्स को ले दे उधर। ये आपके जो विद्यालय खुले हैं उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था, आपको याद होगा, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। तो ये शायद 90s की बात है या 80s की बात है, लेट 80s और 90s की बात है, कि ये आवश्यकता समझी गई कि भातखंडे, यहाँ पहाड़ से लोग आते थे बहुत सीखने, तो कहीं से ये बात उठी या डिमांड आई कि भाई इसकी और यूनिट्स होनी चाहिए। तो उस समय मैं भी मतलब एक इम्पोर्टेंट स्टाफ मेंबर थी और कमिटीज की मेंबर थी। तो ये बात उठी कि भाई इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उन तक इसको पहुंचाया जाए ताकि सब जगह सुविधा हो। तो उत्तराखंड में 3 जगहों का चयन किया गया, देहरादून, अल्मोड़ा और टिहरी। अच्छा। तो यहाँ हमने 3 यूनिट्स खोली। अच्छा। उत्तर प्रदेश शासन ने, जिनका नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय रखा गया, उसी पैटर्न पर, क्योंकि लखनऊ में भी वही था भातखंडे संगीत महाविद्यालय तब। और ये यूनिट्स बनी जिनकी सैलरी, स्टाफ, सब कुछ गवर्न होता था उत्तर प्रदेश से ही। तो सैलरीज भी जाती थी, कभी अप्रूवल होता था तो वहीं के एजी ऑफिस से सब कुछ होता था।
तो बाद में जब उत्तराखंड अलग हो गया तब इनका अस्तित्व भी अलग हो गया, फिर कोई रीजन नहीं था कि ओके के साथ रहे वहाँ रहे। जी जी जी। जी बिल्कुल। और- तो काफी सारी बातें हो चुकी हैं। अभी आपको मैम वहाँ भी 3 बजे से अभी सभागार में कार्यक्रम है, वहाँ जी, भी बहुत जी, सारा जी, बोलना हाँ। है, जी। लेकिन हम सुनना चाहते हैं आपको अधिक से अधिक। तो हर्षिता आपकी ओर से कोई सवाल है? मैम मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि मैंने पढ़ा था कि आप पर एक स्पेशल प्रोग्राम फिल्म किया गया था, शूट रिकॉर्ड किया गया था, जो दूरदर्शन केंद्र लखनऊ द्वारा किया गया था, जिसमें एक आर्काइवल सीरीज उन्होंने शुरू करी थी। जी, जी। तो मैं उसका अनुभव जानना चाहती हूँ और साथ ही पूछना चाहती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को आर्काइव करने की कितनी आवश्यकता होती है इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नई जनरेशन का इंटरेस्ट कभी कभी, आप ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन का इंटरेस्ट कम हो रहा है या वो भी इतने बढ़ ही रहा है। इंटरेस्टेड है, और इस टाइम पीरियड में आर्काइवल का कितना इम्पोर्टेंट रोल बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बल्कि अब ज़्यादा बढ़ गई है ज़रूरत। क्योंकि आर्काइवल जितने भी होते थे कि आज जो हमारे गुरु हैं, महान गुरु हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जो प्रवर्तक रहे, अगर उनका कहीं डॉक्यूमेंटेशन होता तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी विधाओं से लुप्त होती जा रही हैं। जैसे हम सुनते हैं हमारे गुरुजी के गुरुजी जो बिंदादीन महाराज जी थे, अच्छन महाराज जी थे, ये लोग गुलाल जमीन पे बिखेर के उस पे नाच डांस करते करते हाथी की आकृति बना देते थे। ऐसा सुनते थे, रेत पे कुछ कुछ करके कर देते थे। तो ये सब कलाएं अभी लुप्त होती जा रही हैं। ऐसी कितनी चीजें तो अभी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो पता भी नहीं होंगी क्या क्या लुप्त हो गया। तो अब बिरजू महाराज ने एक नया ही एक आयाम दिया है कथक को, ये आप सभी जानते होंगे, जो भी कथक से जुड़े हैं उनको मालूम है। तो सितारा जी उस जमाने में क्या क्या कर गई, गोपी किशन जी बहुत जल्दी सिधार गए, लेकिन काफी उन्होंने फिल्मों में, उन्होंने जो एक प्रेरणा स्वरूप वो फिल्मों में रहे। और अदरवाइज तो कथक नृत्य को बहुत खराब समझा जाता था, केवल वैश्याओं का काम समझा जाने लगा था। तो आज कला के रूप में इतनी प्रतिष्ठित है, तो ये सब के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और जो आप बता रही हैं, मेरी वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी बहुत अच्छी बनी थी, वो तो उन्होंने आके घर पे भी हमारा रियाज का जो टाइम था वो सब डॉक्यूमेंटेशन किया था। और ये इसकी आवश्यकता मुझे लगता है नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको प्रेरणा मिले अभ्यास करने की, सीखने की। क्योंकि आज की जनरेशन में जो आप कह रही हैं इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, लेकिन आज क्या हो गया है, समय इतना तेजी से भाग रहा है कि हर व्यक्ति भी तेजी से भागने लगा है। और इस दौड़ में कौन कब आगे निकल जाना चाहता है, कितना आगे निकल जाना चाहता है, तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सब। तो अभ्यास के बिना ही आइटम सीख लें, शॉर्टकट कर ले, ये होता है। इसी से जुड़ा सवाल ये हो सकता है कि जो फ्यूजन जो आ रहा है अभी ना, तो प्योरिटी कितनी बची रहनी चाहिए और कितना उसमें कुछ मिलावट भी क्या जरूरी है बदलते समय के अनुसार, अगर उसको हमें आम लोगों के बीच जिंदा रखना है तो? देखिए, आजकल लड़कियां आप देखते हो कि थोड़ा उसमें वेस्टर्न डांस डाल देती हैं, थोड़ा कथक डाल के कुछ फ्यूजन कुछ भी कर दे रहे हैं। और फ्यूजन को मैं बुरा नहीं समझती हूँ, लेकिन फ्यूजन एक सलीके से किया जाना चाहिए कि आपका जो प्योरिटी है अपने, जैसे हम कथक का ही किसी से फ्यूजन कर, मैंने भी किया है, फ्लेमेंको के साथ किया है, लेकिन उसकी प्योरिटी जो है कथक की, कथक को कथक रहने दिया है, एसेंस खत्म नहीं होना है ना, वो नहीं खत्म होने दी। फ्लेमेंको के साथ किया है, फ्लेमेंको वाले ने फ्लेमेंको किया, कैसे हम सामंजस्य स्थापित करके एक ही चीज को दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिखाते हैं। तो उसकी प्योरिटी नहीं खत्म होनी चाहिए, उसका ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। जो कि बिरजू महाराज ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, देखिए मुदनी लाखिया जी ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्होंने उसके बिल्कुल ही जो ओरिजिनलिटी थी उसको अक्षुण्य रखा, कहीं से उसको प्रभावित नहीं होने दिया, और फिर भी आइटम बहुत सुंदर बन गया फ्यूजन का। तो मैं यही कहूँगी नई जनरेशन से कि प्रयोग करें, लेकिन या तो अपने बड़ों से, गुरुओं से, उनसे थोड़ा सा सीख लें, राय ले लें कि भाई ये ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और कुछ अच्छा निकल के आए तो जरूर करिए। जी बिल्कुल। तो यही संदेश आपका है युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि मन में शुद्धता रखें, ऑनेस्टी रखें, और अभ्यास ना छोड़ें, क्योंकि अभ्यास ही ऐसी चीज है जो आपको पारंगत बनाएगा। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नृत्य में नहीं है जो आपको बिना अभ्यास के
आगे तक पहुंचा आगे दे। तक पहुंचा मैम दे। उत्तराखंड की आप हैं, उत्तराखंड में जो भी अभी संगीत संस्थान हैं जी। और यहाँ की जो लोक कला है, आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत के जरिए कुछ लोक कला को भी संरक्षित करना चाहिए, या फिर क्या आपका संदेश है हमारी सरकारों के लिए, हमारे संस्थानों के लिए, कि कैसे हम उसको काम करें कि हम अपनी लोक कला को भी बचा बहुत आवश्यक है। सकें? लोक कला के साथ साथ ये जो आप कह रहे हैं संगीत और सभी कुछ, हमारी तो समृद्ध परंपरा है। पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति है बहुत समृद्ध है। आप गाँव में चले जाइए, आज भी वो जानते नहीं है हम क्या गा रहे हैं, लेकिन आपको एक से एक राग और ताल मिल जाएंगे, आड़े बेड़े, जो कि सीखने में हमको मुश्किल पड़ेगा। तो जो हुड़किए हैं उनका बिना हुड़का रियाज सुनिए, के। क्या कहते जागर। हैं, और जागर है, और होली और भी के बहुत लोक संगीत होली भी है। होली तो पूरी शास्त्रीय ही है। और तो ये सब, और झोड़ा वगैरह जो आप देखें, छपेली, सब बहुत समृद्ध हमारी परंपरा है। और तो इस परंपरा को संरक्षित करना केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये तो जरूरी है, सरकार का संरक्षण तो चाहिए, लेकिन हम भी अपने अपने प्रयास से और लोग कर भी रहे हैं बहुत। जैसे ऐपण की कला है, उसमें बहुत सारी स्त्रियां आगे आ रही हैं, और हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ये सब हो रहे हैं। वहाँ के उत्तराखंडी जो हैं इसको सामने ला रहे हैं। आपने देखा होगा ऐपण आजकल सब जगह बिकते हैं बाजार में, और प्लेन्स में भी जो लोग के यहाँ ये रिवाज नहीं था ऐपण वो का, भी पसंद करते वो भी पसंद करते हैं और अपने यहाँ लगाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। दुकानों के नेम प्लेट पूरा ऐसे बना दिए हैं। हाँ। तो और सरकार को तो देखिए बहुत आवश्यक है सरकार का इसमें भागीदारी करना। और मैम हमारे रेडियो जैसे माध्यम कैसे काम कर सकते हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए? अंत में हमारे रेडियो के लिए आपका क्या सुझाव है? ये आप जो आज कर रहे हैं, ये इसका ये असर भी जाएगा आपका एक बड़ा। प्रयास का एक छोटा स्वरूप है। हाँ, और आपके माध्यम से तो आप तो मीडिया हैं, तो हाँ। जो हम देंगे समाज नई से। जनरेशन को संगीत में अपने भविष्य खोजना जी। कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे कहाँ कहाँ अवसर हैं, ये सब बताइए हमारे बच्चों को, जी। तो ताकि ये लोग आएं। और इनका कई सारे बच्चे में कहते हैं कि भाई हमें, जैसे आप ये हर्षिता जी ने कहा, अवसर नहीं मिला, बहुत शौक था, तो ये बच्चों को, अपने बच्चों को बताइए कि कैसे अवसर हम कहाँ कहाँ हैं, अवसर प्रदान हो रहे हैं। भारत सरकार क्या क्या कर रही है, उत्तराखंड सरकार क्या क्या कर रही है, उत्तराखंड सरकार तक अपनी इनकी आवश्यकताओं को पहुंचाइए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है संस्कृति के मामले में उतनी जागरूक नहीं है जितनी और सरकारें हो रही हैं। अच्छा, ऐसा मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो बहुत शुक्रिया मैम, हमें बहुत ही अच्छा लगा ना मैम के सानिध्य में। मतलब बिरजू महाराज जी को तो हमने नहीं सामने देखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम किसी बड़े साधक की छाया में इस वक्त पे हैं, और बड़ा वो आत्मीय सुख मिल रहा है हमें। जी। और बहुत शुक्रिया मैम, इतना मेरी वक्त ओर से आपके भी लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी को, हम्म, और आपके दर्शकों को जी नमस्कार। जी जी। तो हर्षिता, काफ़ी वक्त हो गया है, और हम मैम को जब भी उत्तराखंड आप आना हो मैम, तो ज़रूर आप स्वागत है रेडियो में आपका। अवश्य। जी, तो श्रोताओं, दर्शकों, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और हर्षिता, जैसा हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ में कहीं बैठे हैं या दिल्ली में कहीं हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करके देश दुनिया में कहीं भी हमारे रेडियो को सुन सकते हैं, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। तो इसी के साथ प्रोफेसर पूर्णिमा, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी के साथ में मैं सुनीता भास्कर और मैं हर्षिता मेहता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और दोस्तों, हमारे साथ कैमरे में हम बनी हुई हैं वल्लरी जी, जो कि मैम की शिष्या हैं, लखनऊ से आई हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उनसे भी आपको थोड़ा सा रूबरू कराएं अंत में। तो वल्लरी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद की वीडियो में। मैम, आपको कैसा लगा? मैम को तो आपने सुना ही होगा, लगातार आप सुनती होंगी, आज पहली बार हमने अपने श्रोताओं तक उनकी बात पहुंचाई, तो कैसा लग रहा था बार बार मैम को सुनना? आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि जितने लोगों ने आज पहली बार मैम को सुना, उनको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। और जो लोग अभी भी यूथ जो अभी चाहते हैं डांस सीखना, वो और स्कोप को एक्सप्लोर करें आपके रेडियो के चैनल से, या फिर मैम का जो इंटरव्यू था उसके थ्रू। एंड आई होप कि हाँ, जो सीखना चाहता है वो सीखता रहे। जी, मैम से भी आपको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जब आप, ये वाला सवाल थोड़ा हमारा रह गया था कि शिष्याएं जो आपकी, जो तैयार किए हुए जो लोग हैं, उनको देखकर मैम आपको कैसा लगता है वाला ना, तो एक तो आपके सामने ही है आपकी शिष्या जी। ये जो प्रसन्नता है इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्दों में,
और जब मेरे स्टूडेंट्स सामने आते हैं, कुछ अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस में या नृत्य के प्रति किसी और काम में, तो मुझे अपनी छवि उनमें दिखाई देती है। क्या बात है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस क्षेत्र में ऊंचाइयाँ प्रदान करें। बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार दोस्तों। ओके।